डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अप्लाइड जूलॉजी में हम एपीकल्चर के बारे में लास्ट क्लासेज में हम कई टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। तो इस क्लास में हम इसके पार्ट थर्ड यानी इसके अंतर्गत हम कुछ अध्ययन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम स्वार्मिंग, सुपर सीजर, इमरजेंसी क्वीन, लेइंग वर्कर्स और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्वार्मिंग। तो स्वार्मिंग क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, किन कारणों से होता है, किन परिस्थितियों में होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो स्वार्मिंग जो होती है, इसमें जो क्वीन होती है, क्वीन के द्वारा पुराने छत्ते को छोड़ करके उड़ान भर करके नए स्थान पर जाना और उस नए स्थान पर जाकर के नए छत्ते का निर्माण करना स्वार्मिंग या वृंदन कहलाता है। ये जो प्रोसेस होती है या तो नेचुरली होगी, लेकिन कुछ अननेचुरल या अप्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे इसके कुछ जो दुश्मन होते हैं, चींटी या ततैया, जिसके द्वारा शहद को खाया जाता है। इस वजह से इसके ऊपर अगर छत्ते के ऊपर आक्रमण कर दिया जाए या कोई और फेवरेबल कंडीशंस आ जाए, तो उस कंडीशन में रानी मधुमक्खी के द्वारा पूरी कॉलोनी में से कुछ पार्ट के साथ में, 1/3 पार्ट के साथ या 1/3 जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ में उड़ कर के नए स्थान पर जा कर के नए हाइव का या कॉलोनी का निर्माण करना आपका स्वार्मिंग कहलाता है। होता क्या है कि इसकी जो कंडीशन होती है स्वार्मिंग की, वो मुख्यतः दो ही कंडीशन में सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे पहली स्थिति आती है ओवर क्राउडेड। होता क्या है कि एक जो कॉलोनी होती है उसमें लगभग 40,000 मेंबर्स पाए जाते हैं। उन 40,000 मेंबर्स में जब रिप्रोडक्शन होता है तो काफ़ी सारे मेंबर्स और बढ़ जाते हैं। तो उस हाइव के अंदर स्पेस की कमी हो जाती है और स्पेस की कमी होने के कारण उसमें फूड सोर्स की भी कमी होती है। तो उन परिस्थितियों में स्वार्मिंग की क्रिया प्रेरित होती है और उसके कारण क्वीन वहाँ से छोड़ करके और नए स्थान पर जा कर के नए हाइव या कॉलोनी का निर्माण करती है। दूसरी बात आती है कि स्वार्मिंग कब हो सकती है। तो दूसरा जो उसका कारण है वो है इसका डर्थ पीरियड। तो डर्थ पीरियड में क्या होता है कि इसकी जो कॉलोनी होती है, उस कॉलोनी के अंदर एक निश्चित मात्रा में फूड सोर्स होता है। उस फूड सोर्स की अगर कमी हो जाए या कोई डेसिकेशन यानी सूखा जैसी कोई परिस्थिति क्रिएट हो जाए या स्पेस में अगर कोई कमी आ जाए, तो भी उस स्थिति में स्वार्मिंग की क्रिया नेचुरल रूप से हो सकती है। तो ये दो महत्वपूर्ण कारण है। पहला आपका ओवर क्राउडेड यानी कि संख्या में वृद्धि होने के कारण, और दूसरा कोई अभावग्रस्त परिस्थिति आने के कारण भी इनमें स्वार्मिंग की क्रिया हो सकती है। और सामान्यतः होता क्या है, आगे देखते हैं हम इसमें कि स्वार्मिंग की जो क्रिया होती है वो सामान्यतया वसंत ऋतु के समापन पर, और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है तो उसके आरंभ के जो दिन होते हैं उन दिनों में सामान्यतया ये क्रिया ज़्यादा पाई जाती है। अब आता है कि प्राइमरी स्वार्म क्या होता है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो वर्कर जो रहते हैं वो क्वीन सेल्स का निर्माण करती हैं। तो जब क्वीन सेल्स का निर्माण होता है तो उनमें कुछ लार्वा होते हैं और लार्वा से पीपल स्टेज बनती है। तो जो क्वीन होती है वो क्वीन अपनी जो पॉपुलेशन होती है, पूरी जो छत्ते के अंदर जो सदस्य होते हैं उनके 1/3 पॉपुलेशन के साथ में और कुछ प्यूपा के साथ में उड़ करके जब नए स्थान पर चली जाती है और वहाँ नए छत्ते का निर्माण करती है, तो वो प्रोसेस आपकी कहलाएगी प्राइमरी स्वार्म यानी कि प्राथमिक वृंदन। प्राथमिक वृंदन में क्या होगा कि फर्स्ट टाइम जा रही है कोई हनी बी या कॉलोनी के साथ के जो मेंबर्स होते हैं उनको लेकर के फर्स्ट टाइम जब जाती है, तो वो आपकी प्राइमरी स्वार्मिंग या प्राइमरी स्वार्म कहलाता है। अगर प्राइमरी स्वार्म के बाद भी किन्हीं कारणवश या किन्हीं परिस्थितियों में कोई क्वीन अपने मेंबर्स के साथ में दूसरे स्थान पर जाती है, प्राइमरी के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो जो स्वार्म होगा वो स्वार्म कहलाएगा आपका आफ्टर स्वार्म या कास्ट स्वार्म। ये ध्यान रखने की बात है, दोनों में डिफरेंस है, तो आप यहाँ देख लीजिएगा। अब आता है सुपर सीजर। इसका सेकंड टॉपिक है।
तो सुपर सीजर क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो होता क्या है कि जो एक कॉलोनी होती है, उस कॉलोनी के अंदर सामान्यतः 1 या 2 रानी मधुमक्खियाँ पाई जाती है। तो ये जो क्वीन होती है, ये क्वीन जब इनके स्पर्मेथिका में किसी कारणवश जब स्पर्म्स की कमी हो जाती है या स्पर्म्स कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, तो उस स्थिति में इनमें फर्टिलाइज्ड एग देने की जो कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और सामान्यतः जो अनफर्टिलाइज्ड या जो अनिषेचित अंडे होंगे वो अधिक संख्या में दिए जाते हैं। तो उससे केवल ड्रोन ही डेवलप होंगे, तो कॉलोनी के अंदर एक ड्रोन्स की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो क्वीन होती है, वो क्वीन कुछ वर्कर्स के द्वारा वहाँ से रिप्लेस कर दी जाती है, और जो प्यूपल स्टेज के अंदर जो वर्कर होती है, उस वर्कर को रॉयल जेली खिलाया जाता है, और रॉयल जेली खिला करके उसको फिर क्वीन में डेवलप कर दिया जाता है। तो इस तरीके से यानी कि एक कॉलोनी के अंदर से जो पुरानी क्वीन होती है, उस क्वीन को हटा करके जब नई क्वीन का डेवलपमेंट किया जाता है या उसको विकसित किया जाता है, तो वो प्रोसेस आपकी कहलाएगी सुपर सीजर। ये ध्यान रखने की बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब सुपर सीजर की जब प्रक्रिया होती है, तो इसके अंदर जो क्वीन सेल बनती है, वो क्वीन सेल हमेशा जो कॉम्ब होगा, उस कॉम्ब का जो सेंटर पार्ट होगा, उस सेंटर पार्ट के अंदर आपके सुपर सीजर या फिर क्वीन जो सेल होंगी उनका डेवलपमेंट होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुरानी जो क्वीन होती है उसको नई वर्कर या नई जो क्वीन होती है उसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो रिप्लेस करने की जो प्रोसेस होगी और नई क्वीन बनने की जो पूरी प्रोसेस होगी वो आपकी सुपर सीजर कहलाएगी। अब हम आगे देखते हैं इमरजेंसी क्वीन। बात आती है कि इमरजेंसी क्वीन होती क्या है और किन परिस्थितियों में ये डेवलप होती है। जब छत्ते के अंदर जो क्वीन होती है वो किसी प्रतिकूल परिस्थिति के कारण या और किसी कारणवश जब वो मर जाती है या रिप्लेस हो जाती है, तो उस ड्यूरेशन में वर्कर जो रहती है, उस वर्कर के द्वारा वर्कर सेल में जो लार्वा या पीपा जो रहते हैं, उन पीपल में 2 से 5 दिन का जो ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन का जो पीपल पीरियड होता है, उस पीपल पीरियड की जो वर्कर होती हैं उनको रॉयल जेली खिलाना उनको स्टार्ट कर दिया जाता है। और जैसे ही वो रॉयल जेली खाती हैं, तो रॉयल जेली खाने के बाद में जो आपकी वर्कर होगी वो क्वीन में डेवलप हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक तुरंत ही एक इमरजेंसी क्वीन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होगी वो आपकी इमरजेंसी क्वीन कहलाती है। अब आता है लेइंग वर्कर्स। लेइंग वर्कर्स में क्या होता है कि जब कोई क्वीन किसी कारणवश कहीं खो जाती है या उनका जो रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किसी कारणवश से मैच्योर नहीं होता है और केवल अनफर्टिलाइज्ड एग ही देते हैं, और अनफर्टिलाइज्ड जो एग होंगे वो ड्रोन्स में डेवलप हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होगी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कोई क्वीन किसी कारणवश से लॉस्ट हो जाती है, तो जो वर्कर होते हैं उन वर्कर्स में अपना जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको वो डेवलप कर लेती हैं, और केवल अनफर्टिलाइज्ड एग ही दिए जाते हैं, और उन अनफर्टिलाइज्ड एग्स के द्वारा केवल ड्रोन्स का डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस कहलाएगी आपकी लेइंग वर्कर। और ये प्रोसेस भी क्या होता है कि जो पीपल पीरियड होता है या एग से जो पीपल पीरियड बनता है उसके 2 से ढाई दिन तक ही अवेलेबल होती है, उसके बाद में ये अवेलेबल नहीं होती है। अब आता है इम्पोर्टेंट नोट्स, मतलब इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मैं एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इनको लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले, या देखते हैं कि पॉलीएथिज्म क्या होता है। तो पॉलीएथिज्म क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली कक्षा में कि एक जो हाइव होता है, उस हाइव के सबसे इम्पोर्टेंट जो मेंबर होते हैं वो मेंबर्स होते हैं आपके वर्कर। तो वर्कर जो रहते हैं उनकी जो काम करने की जो क्षमता होती है वो वीक वाइज, मैंने आपको पहले बताया था कि वीक वाइज अलग अलग होती है। फर्स्ट वीक में अलग काम करते हैं, सेकंड वीक में अलग काम करते हैं, और थर्ड वीक में अलग काम करते हैं। जैसे आपको याद होगा मैंने बताया था आपको नर्स भी, फीडर भी, है ना, या गार्ड भी
जो आपको मैंने बताया था, तो वो एक तरीके से सब ग्रुपिंग है इनके फंक्शंस की। तो वो जो ग्रुपिंग है या जो लेबर का जो डिवीजन है, वो लेबर का डिवीजन ही आपका कहलाएगा पॉलीथीजम। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा। तो डेफिनेशन क्या हुई, द डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू एज इन हनी बी, यानी कि वर्कर्स जो रहते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वही है इसका, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो वीक होते हैं शुरुआत के, उनमें वीक वाइज एज वाइज इनके अंदर लेबर का डिवीजन कर दिया जाता है। तो वो जो प्रोसेस होगी वो आपकी कहलाएगी पॉलीएथिज्म। सेकंड पॉइंट आता है आपका एलुट्रिज्म। तो एलुट्रिज्म का शाब्दिक अर्थ होता है यानी सेक्रीफाइस करना। तो सेक्रीफाइस करने का मतलब ये हुआ कि एक जो कॉलोनी होती है उसके अंदर खूब सारे मेंबर्स पाए जाते हैं, तो उसमें कुछ मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, कुछ अनमेच्योर होते हैं। तो उन अनमेच्योर या जो वीक जो मेंबर्स होते हैं उनको डेवलप करने के लिए या विकसित करने के लिए उस कॉलोनी के जो कुछ मेंबर्स होते हैं उनको भोजन खिलाने का या उनको विकसित करने के लिए जितनी भी कंडीशंस होती हैं फेवरेबल कंडीशन, वो अवेलेबल करवाई जाती हैं। तो यानी कि खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस करके दूसरे उसको प्रोटेक्शन देना, गार्डिंग करना या फूड सोर्स उपलब्ध करवाना, इस तरीके की वर्क उनके लिए करना, ये सारी की सारी प्रोसेस कहलाएगी आपकी एलुट्रिज्म। ठीक है, तो एलुट्रिज्म का जो वर्क होता है या जो काम होता है वो सबसे ज़्यादा वर्कर के द्वारा ही किया जाता है। अब आता है क्वीन सब्सटेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप इसको यहाँ देख लीजिए कि क्वीन सब्सटेंस होता क्या है। एक्चुअली मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था, याद होगा आपको, कि क्वीन सब्सटेंस जो रहता है एक प्रकार का पदार्थ है जो कि वर्कर के द्वारा इसको सीक्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है कि कॉलोनी के अंदर दूसरे रानी या क्वींस सेल डेवलप ना हो, तो उसको रोकने के लिए ये क्या करते हैं, कुछ एक प्लेंटी या स्टिकी एक सब्सटेंस होता है जिसको सीक्रेट किया जाता है, वो सब्सटेंस आपका क्वीन सब्सटेंस कहलाता है। और एक्चुअली ये जो सब्सटेंस होता है देखा जाए तो एक प्रकार का फिरोमोन है और इसका जो केमिकली जो नाम है वो है आपका 9-ऑक्सो 2 डेकेनोइक एसिड। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किसी एक हनी बी के फिरोमोन्स का नाम बताइए, तो वो फिरोमोन्स का नाम ये है आपका 9-ऑक्सो 2 डेकेनोइक एसिड, इसको हम क्वीन सब्सटेंस भी कहते हैं। तो ये क्वीन सब्सटेंस क्या करता है, जो क्वीन सेल होती है उनका एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा ना बढ़े तो उसको रोकने का काम करते हैं, जिसको हम एक्टोडर्मल इफेक्ट भी कहते हैं, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। तो ये आपका क्वीन सब्सटेंस है। आगे देखते हैं कि एक जो हाइव होता है उसका औसतन जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर आपका 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरी बात कि जो कीन और जो ड्रोन्स होते हैं उनके अंदर वैक्स ग्लैंड और पोलन बॉस्केट नहीं पाए जाते हैं। ये जो वैक्स ग्लैंड होती है केवल वर्कर में ही पाई जाती है। पोलन बॉस्केट होती है ये भी, यानी कि जो परागण होते हैं, पोलन्स होते हैं, उनको इकट्ठा करने का काम करती है, चिपकाने का काम करती है। बॉस्केट जैसे स्ट्रक्चर होती हैं, यानी कि जो हैंड लेग्स होते हैं उनके ऊपर पाए जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ वर्कर के अंदर ही पाए जाते हैं। जितनी भी हनी भी होती हैं जैसे ही तुरंत विकसित होती हैं, तो नई विकसित जो हनी भी होती हैं या मधुमक्खियाँ होती हैं, वो तुरंत ही किसी भी प्रकार से डंक नहीं मारती हैं। क्यों नहीं मारती हैं? क्योंकि इनका जो डंक होता है उस पर काइटिन की परत नहीं चढ़ती है और नहीं चढ़ने के कारण वो कठोर नहीं हो पाता है। तो कठोर नहीं होने के कारण उस डंक का ये काटने के या डंक मारने में उपयोग नहीं कर पाते हैं। अब आता है कि जो बी वीनम होता है, यानी कि मधुमक्खी का जो जहर होता है, ठीक है, तो वो जो जहर होता है उसका जो उपयोग होता है गठिया या जो आपका वाय जिसको कहते हैं रोमेटिज्म और आर्थराइटिस की जो डिजीज़ होती है उसके उपचार में काम में लिया जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको देख सकते हैं, याद रखिएगा। दूसरी बात, अगर बी ब्रेंट बी की अगर हम चाय पिएं या उस टी का उपयोग करें तो जो किडनी की स्टोन होती है उसमें हमें काफ़ी हद तक सहायता मिलती है। दूसरी बात, क्योंकि फील्ड में खूब सारे हम इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, तो उन इंसेक्टिसाइड्स में भी
जो ग्रैनुलर इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनका हनी बी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरी बात, उसका बेस्ट एग्जांपल जैसे एंडोसल्फान है, ये एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ लिया जाता है, तो इसका भी हनी बी के ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो डस्ट फॉर्मुलेशंस वाले जो आपके इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स जो रहते हैं वो हनी बी के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं, इनके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ख़ास और इम्पोर्टेंट बात कि जितने भी इंसेक्ट होते हैं, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा जो क्लास है उसकी विशेषता होती है कि उनमें सीमेंट का एक एनवलप या लेयर पाई जाती है, लेकिन हनी बी जो होती है उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की सीमेंट लेयर नहीं पाई जाती है, सीमेंट लेयर एब्सेंट होती है। थैंक्स स्टूडेंट्स, आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।